हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग से बोल दिया था कि कोई बात नहीं, वो आईयुआन को लेकर यहाँ से जाना चाहता है तो वहाँ से जा सकता है। वांगजी ने विंग और आईयुआन के लिए टिकट्स को बुक करवा दिया था। वांगजी को खुद भी नहीं पता कि विंग अब यहाँ से कहाँ जाने वाला है। विंग उन टिकट्स को ले लेता है और वो मॉर्निंग होने से पहले ही आईयुआन को लेकर वहाँ से चला गया था। लैन सेजन के पास जाकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा रोया था, क्योंकि विंग उससे लास्ट टाइम मिलकर भी नहीं गया था। लैन सेजन ने उसे समझाया कि वो विंग को कैसे जाने दे सकता है। विंग के जाने के बाद वो कभी रहेगा भी नहीं अच्छी तरह से। लैन सेजन ये बात अच्छे से जानते थे और उसने अपने ब्रदर वांगजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वांगजी नहीं समझा और उसने विंग को वहाँ से जाने दिया। और दूसरी तरफ वैनचिंग ने भी विंग को बहुत समझाया कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से लोगों से डरता रहा तो वो आईयुआन को कैसे पूरी तरह से बड़ा करेगा और उसे कैसे संभालेगा। आगे उसके सामने और भी ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, तो क्या वो उन सभी परेशानियों से इसी तरह से भागता रहेगा। भागना कोई भी परेशानी का हल नहीं होता, लेकिन विंग को इस वक्त किसी भी चीज़ का कोई अफसोस नहीं था। वो इस वक्त अपने बेटे आयुन को लेकर यहाँ से जाना चाहता था। इसके बाद हमें 3 महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो अपने वर्क को कर रहा था। वांगजी देखता है कि उसके पास उसके ब्रदर खड़े हुए हैं। वांगजी जल्दी से अपने ब्रदर को देखता है तो वो उन्हें बो करते हुए बोला कि क्या हुआ ब्रदर। लैन सीसा ने कहा कि वांगजी, आखिरकार कब तक तुम इसी तरह से रहने वाले हो। वांगजी प्लीज़, तुम टाइम पर घर क्यों नहीं आते हो। जब तुम्हारा मन करता है तब तुम घर पर आते हो और अच्छे से रहते भी नहीं हो। वांगजी ने कहा कि ब्रदर मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपना वर्क करना है। लैन सिचन ने कहा कि वांगजी, इसी तरह से तुम अपना पूरा टाइम अपने काम को करते हुए बता देते हो। तुम इस तरह से क्यों बिहेव करते हो। अब तो तुम पहले से ज़्यादा अपने काम के अंदर बिजी हो गए हो। वांगजी प्लीज़, अब हम भी तुम्हारी फैमिली हैं। क्या मुझे ये बताओ, हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं। वांगजी ने कहा कि हाँ ब्रदर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं बस अपना वर्क ही तो कर रहा हूँ। इसके बाद वांगजी की सेक्रेटरी वहाँ आती है और वो उसे बोलती है कि सर, आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लहन से चैन फिर कुछ नहीं बोल पाते और वांगजी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद लहन से चैन वहीं खड़े हुए थे और वो वांगजी की और जाते हुए देखते हुए बोले कि वांगजी, आखिरकार कब तक तुम इसी तरह से अपने आप को हर्ट करते रहोगे। विंग भले ही तुम्हारी लाइफ से चला गया, लेकिन वो तुम्हारे साथ अपनी सारी खुशियाँ भी लेकर गया है। विंग तुम्हारी खुशी है, आयुआन है। तुम उन दोनों के बिना नहीं रह पाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने भाई को इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। वो दिन ब दिन अपने आप को और भी ज़्यादा वर्क में बिजी रखने लगा है, ताकि उसे तुम्हारी और आयुआन की याद न आए। विंग विंग, क्या तुम वापस कभी लौट कर आओगे भी, या मुझे अपने भाई को इसी तरह से सफ़र करता हुआ देखना होगा। इसके बाद लैन सिचन वांगजी के ऑफिस से जा ही रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। लैन सिचन अपनी फ़ोन की ओर देखते हुए बोले कि ये किसका कॉल है, अननोन नंबर से। लैन सिचन पहले तो फ़ोन को पिक नहीं करने वाले थे, लेकिन जब वो पिक करने वाले थे तभी वो कॉल कट गया। लैन सिचन ने कहा कि ऐसे ही कोई उसे कॉल कर रहा होगा। फिर उसने कॉल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लैन सिचन फिर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए और वो अपने घर के लिए निकल गए थे। लैन सिचन अपने घर की ओर जाते हुए बोले कि वांगजी, तुम अपने वर्क में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। ये बोलकर लैन सिचन थोड़ा सैड हो गए। इसके बाद वो अपने घर आ गए। जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो फिर से उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। लैन सिचन ने फिर अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो वो देख कर बोले कि ये फिर से अननोन नंबर से मुझे कॉल आ रहा है और ये सेम ही नंबर है। लैन सिचन ने फिर कॉल को पिक कर लिया और जैसे ही वो फ़ोन पर किसी की आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो गई। कुछ देर तक वो इसी तरह से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। इसके बाद वो अपने रूम के अंदर आ जाते हैं और वो आज बहुत खुश लग रहे थे। इसके बाद लैन सिचन जल्दी से अपने रूम के अंदर वॉशरूम के अंदर चले गए और वो कुछ ही देर बाद वॉशरूम से शावर लेकर बाहर निकले और वो जल्दी से हॉल के अंदर आ जाते हैं।
लहन सिचन को ऐसे खुश देखकर लहन सिचन ने कहा कि सिचन क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। लहन सिचन ने कहा कि हाँ अंकल, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी खुश होने की वजह बहुत बड़ी है और आपको ये वजह बहुत जल्द ही पता चल जाएगी। ये बोलकर लहन सिचन वहाँ से खड़ा हुआ और वो घर से बाहर चला गया। वांगजी के अंकल वहीं बैठे हुए थे और वांग वो सोच रहे थे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से आज सिचन इतना खुश है। इसके बाद लहन सिचन वहाँ से खड़ा हुआ और वो अपने रूम के अंदर चला गया। अब हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा था, जहाँ पर लहन सिचन खड़े हुए थे और वो बार बार एंट्रेंस गेट पर ही देख रहे थे, जहाँ से पैसेंजर्स उतर कर नीचे आ रहे थे। लहन सिचन बहुत एक्साइटेड थे। अब हमें वांगजी के घर का सीन दिखाया जाता है। काफ़ी लेट हो चुका था, अब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे। लहन सिचन वहीं हॉल के अंदर बैठा हुआ था और वो वांगजी का वेट कर रहा था कि कब वांगजी घर पर आए। अब हमें वांगजी की ओर का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपनी कार में बैठा हुआ था और वो अपनी मीटिंग से अभी अभी लौट कर वापस आ रहा था। ड्राइवर ने कहा कि सर, अब हमें कहाँ चलना चाहिए, ऑफिस या फिर घर। वांगजी ने कहा कि नहीं, ऑफिस चलो, मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे आज वर्क है। ये बोलकर वांगजी फिर से अपने लैपटॉप को लेता है और वो उसमें वर्क को करने लगता है। तभी वांगजी की नज़रें डेट के ऊपर पड़ती हैं जो कि उसके लैपटॉप में थी। वांगजी जल्दी से ड्राइवर से बोलता है कि नहीं, घर चलो, मुझे वर्क है। ड्राइवर ने जल्दी से कार को मोड़ा और वो वांगजी के घर की ओर जाने लगा। कुछ ही टाइम बाद वांगजी अपने घर आ चुका था। वांगजी जल्दी से घर के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि लहन सिचन अभी भी वहीं हॉल के अंदर बैठे हुए थे। वांगजी जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाता है और वो उन्हें बोलता है कि ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आज भूल गया। लहन सिचन ने कहा कि कोई बात नहीं वांगजी, अभी भी टाइम है। ये बोलकर वो वांगजी को हग कर लेता है। लहन सिचन ने कहा कि वांगजी कोई बात नहीं। वांगजी ने कहा कि ब्रदर, इस बार आपको क्या चाहिए। लहन सिचन ने स्माइल किया और कहा कि वांगजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वांगजी ने कहा कि ब्रदर, मैं खुश हूँ, आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लहन सिचन वांगजी की ओर देखते हुए बोला कि वांगजी, क्या तुम सच में खुश हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी किस में है। आई होप कि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जल्द ही मिल जाएं। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वांगजी ने कहा कि ब्रदर ठीक है। ये बोलकर वो अपने रूम के अंदर चला गया। लहन सिचन वहीं खड़े हुए थे और वो वांगजी को उसकी रूम के अंदर जाते हुए देख रहे थे। लहन सिचन ने स्माइल करते हुए कहा कि वांगजी, आई होप कि तुम्हें मेरा ये सरप्राइज़ पसंद आई। भले ही बर्थडे मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कब से वेट कर रहा था। आई होप कि अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे। ये बोलकर लहन सिचन भी अपने रूम के अंदर चले गई। वांगजी का ध्यान उसके फ़ोन के अंदर था और वो अपने रूम की ओर जा रहा था। वांगजी ने अपने रूम का डोर ओपन किया और वो रूम के अंदर चला गया। वांगजी ने अभी कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। वो सीधे अपने बेड के पास गया और अपना फ़ोन बाहर रखते हुए वो ड्रॉवर के पास गया और बिना ध्यान दिए ही उसने जल्दी से अपने नाइट क्लॉथ को निकाला और वो उन्हें लेकर वॉशरूम की ओर जाने लगा। तभी वांगजी अचानक से शॉक हो गया और वो मुड़कर रूम की ओर देखता है। वांगजी ने कहा कि ये क्या मेरा ही रूम है? नहीं, ये शायद मैं हो सकता है गलत रूम में आ गया हूँ। ये बोलकर वांगजी वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और अपने हाथ में अपने कपड़ों को देखकर फिर वो ध्यान से रूम को देखता है। तो उसे समझ आया कि नहीं, ये तो उसका रूम है, लेकिन ये इस तरह से कैसे, क्या? तभी वांगजी देखता है कि उसके रूम से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वांगजी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। वांगजी जैसे ही इस वॉइस को सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो जल्दी से उसी वॉइस का पीछा करने लगता है। वांगजी का रूम काफ़ी बड़ा था और सेपरेट भी था, जिसके अंदर एक काफ़ी अच्छी सी बालकनी भी थी, जहाँ पर एक कांच का शीशा लगा हुआ था और बाहर काफ़ी अच्छे फूल वगैरह भी रखे हुए थे। वांगजी की वो गैलरी काफ़ी बड़ी ही थी, जिसमें वांगजी अक्सर काफ़ी बार बैठा करता था। वांगजी जल्दी से उसकी ओर जाने लगता है। वांगजी जब वहाँ पहुँच जाता है
तो वो शीशे के थ्रू देखता है कि वे यिंग वहाँ बैठा हुआ है और वो आयुआन को वहाँ के सारे फ्लावर्स को दिखा रहा है और स्माइल कर रहा है, जिन्हें देखकर आयुआन भी मम्मा ये ब्यूटीफुल, मम्मा सुंदर, कितनी कितनी सुंदर, ये बोलकर आयुआन उन फूल्स को अपने हाथ में लेकर उन्हें तोड़ने लगता है। वींग ने कहा कि नहीं आयुआन, ये क्या कर रहे हो तुम, नहीं ऐसा नहीं करते, ये तुम्हारे बाबा की है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके फूलों को नुकसान पहुंचाया तो बाबा तुम्हें मारेंगे। आयुआन बहन की ओर देखकर स्माइल करने लगता है और वो बोलता है पापा मारेंगे, मम्मा पापा मारेंगे। आयुआन बहुत ही क्यूटली ये सब बोल रहा था। बीइंग ऐसे आयुआन को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो आयुआन के दोनों चिक्स को पकड़कर उन्हें पिंच करते हुए बोलता है कि शैतान कहीं के, हाँ अगर तुमने उनके प्यारे फूलों को नुकसान पहुंचाया तो बाबा तुम्हें मारेंगे। आयुआन बोलता है ना मम्मा ना, पापा नहीं मारेंगे, नहीं पापा नहीं। ये सब वो बहुत क्यूटली बोल रहा था, जिसे देखकर वियिंग को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था और वो आयुआन को और भी टाइटली होल्ड करते हुए बोलता है कि हाँ वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वियिंग यहाँ है। वांग जी को ये एक ड्रीम लग रहा था। वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो रूम की ओर देखता है, जहाँ पर हर तरफ आयुआन और वियिंग की पिक्स भी लगी हुई थी और कुछ पिक्स में वांग जी भी वहाँ पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो रहा है। उसे ये एक ड्रीम लग रहा था। वांग जी अब फिर से वहीं पर चला जाता है जहाँ वियिंग था। वियिंग का फेस वांग जी की ओर नहीं था। अचानक से वियिंग अपने फेस को वांग जी की ओर करता है। वांग जी वियिंग को अपनी ओर देखता हुआ देखकर मानो उसकी तो सांसें ही रुक जाती हैं। वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब वियिंग वांग जी को देखता है तो वो भी बहुत नर्वस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब वांग जी को क्या बोले। वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और वियिंग भी। वियिंग हिम्मत करता है और वो बैल्कनी के डोर को ओपन करता है और वो वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी के पास आकर वियिंग ने कहा कि आयुआन बाबा। वांग जी तो बस वियिंग को ही देख रहा था कि क्या क्या ये ड्रीम है। वांग जी सच में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वियिंग उसके सामने खड़ा है। वियिंग ने स्माइल किया और कहा कि वांग जी इट्स योर बेबी। वांग जी ये वर्ड न जाने विंग से कब से सुनना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हर एक सपना पूरा हो गया हो आज। वांग जी की नज़रें कभी आयुआन पर और कभी विंग की ओर जा रही थी। विंग के फेस पर एक लिटिल सी स्माइल थी और आयुआन तो विंग की गोद में बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो बार बार अपने हाथों को वांग जी की ओर कर रहा था। वांग जी को अभी भी ये एक ड्रीम लग रहा था। वांग जी बिल्कुल भी ये इमेजिन भी नहीं कर रहा था कि इस तरह से विंग उसके सामने कभी आएगा भी या नहीं। वांग जी वांग जी अपने हाथों को आगे करता है और वो आयुआन को लेने के लिए, लेकिन तभी वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है क्योंकि उसे ये एक ड्रीम लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं अगर वो अपने हाथों को वांग जी लेने के लिए आगे करेगा तो वियिंग और आयुआन कहीं यहाँ से गायब न हो जाएं। वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और उसके हाथ तो बहुत ही कांप रहे थे आयुआन को लेने के लिए। लेकिन तभी वियिंग ने खुद आयुआन को वांग जी की ओर कर दिया और वांग जी ने भी आयुआन को जल्दी से अपने गोद में कैरी कर लिया। वांग जी अभी भी यही सोच रहा था कि ये एक ड्रीम है। तभी आयुआन अपने दोनों हाथों को वांग जी के चिक्स पर रखता है और उन्हें जो है बार बार पिंच करने लगता है। तब जाकर वांग जी को यकीन हुआ कि ये सच है। वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वो आयुआन को बहुत टाइटली वांग जी आयुआन को बहुत टाइटली अपने आर्म्स के अंदर होल्ड कर लेता है और वो आयुआन के पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। इसके बाद वांग जी आयुआन के फेस को देखता है। आयुआन अपने लिटिल से माउथ से बाबा वर्ड निकालता है, जिसे सुनकर वांग जी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जिन्हें देखकर भी इनको बहुत बुरा लग रहा था। उसने आखिर कितने टाइम तक वांग जी को आयुआन से दूर रखा। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वेइंग के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी और आयुआन को ऐसे देखकर वेइंग जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो आयुआन और वांग जी की एक पिक्चर को क्लिक कर लेता है और वो उसे देखकर बहुत स्माइल करता है। वेइंग
वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है कि वांग जी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तभी वांग जी ने कहा कि नहीं वेइंग प्लीज़ अभी ये सब मत कहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस वक़्त मुझे बस तुम और आई-1 चाहिए। ये बोलकर वांग जी वेइंग को भी टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी वेइंग को बहुत टाइटली होल्ड कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वेइंग दोबारा से यहाँ से चला ना जाए। वेइंग ने कहा कि काम डाउन वांग जी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ प्लीज़, ठीक है? काम डाउन। लेकिन वांग जी तो विंग को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। विंग ने कहा कि वांग जी रुको, मुझे सांस तो लेने दो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ प्लीज़, ठीक है? चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को शांत करता है, लेकिन वांग जी अभी भी विंग को टाइटली होल्ड किए हुआ था। कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है और अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। वे यिंग ने कहा कि आईवान चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया है बेटा। ये बोलकर आईवान को वी अपनी गोद में ले लेता है और उसे बेड पर ले जाकर सुला देता है। वांग जी वहीं सोफे पर बैठकर बस वेइंग और आईवान की ओर ही देखे जा रहा था। वेइंग आईवान को बेड पर सुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे ही सुलाने के बाद आईवान अच्छे से सो जाता है और वांग जी अपने सोफे से खड़ा होता है और वो रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा। वांग जी ये देखकर सरप्राइज हो गया कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये उसका ड्रीम तो नहीं है। इसके बाद विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ दिया। वांग जी और विंग एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे बातों की शुरुआत करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।